स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। 11 स्पेशल देख रहे हैं आप। आइए शुरू करते हैं 11 स्पेशल में खबरों का सफर। सबसे पहले बात करेंगे ईडी के सवाल और मुख्यमंत्री के जवाबों की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले 8 घंटे से पूछताछ जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी के जोनल ऑफिस में पूछताछ की जा रही है। अवैध खनन मामले में ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री से सवाल जवाब कर रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन करीब दोपहर लगभग 12 बजे के आसपास ईडी दफ्तर पहुंचे और उनसे पूछताछ शुरू हुई। हालांकि बीच में मुख्यमंत्री ने अपने घर से खाना मंगाया या उनके घर से खाना आया और मुख्यमंत्री ने अपने घर का भोजन किया। वहीं सीएम से पूछताछ को लेकर ईडी ऑफिस के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ईडी ऑफिस के आसपास धारा 144 लागू है। ये उस वक्त की तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के ऑफिस पहुंचे थे। उनके साथ उनके छोटे भाई और विधायक बसंत सोरेन और उनके प्रेस एडवाइजर अभिषेक श्रीवास्तव मौजूद थे। हालांकि गेट के पास ही वो उतर गए और मुख्यमंत्री अंदर दाखिल हो गए सीएम ईडी ऑफिस में। तो पूछताछ से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी पर निशाना साधा। साथ ही साहिबगंज में 1000 करोड़ के घोटाले के दावे पर भी सवाल उठाए हैं। सीएम ने कहा है कि गिट्टी बालू से 1000 रुपए की आमदनी नहीं होती है। वहीं मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार और राज्यपाल पर भी हमला बोला है। पूछताछ से पहले सीएम हेमंत का ईडी पर हमला, केंद्र सरकार और राज्यपाल पर भी साधा निशाना। अवैध खनन मामले में पूछताछ से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के साथ साथ केंद्र सरकार और राज्यपाल पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार को अस्थिर करने की साजिश हो रही है। साथ ही सीएम ने राज्यपाल पर षड्यंत्रकारियों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया। लेकिन मुझे नहीं लगता है ऐसे कार्यकलाप से कि वो ऐसे षड्यंत्रकारी राजनीतिक को और दलों को संरक्षण दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल ने झारखंड में बम फटाके फूटने की बात कही थी। राज्यपाल किसी बयान के बाद ईडी की ओर से समन जारी किया गया। साथ ही सत्ता पक्ष के विधायकों के ठिकानों पर छापेमारी भी हुई। उनका बयान जरूर आता है और राज्य में फटाके बम फोड़ने की बात करते हैं और उनका बयान आता है, ईडी का समन चालू हो जाता है और उसके बाद धड़ाधड़ सत्ता पक्ष के विधायकों पर छापामारी होती है। मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग की रिपोर्ट को लेकर भी राज्यपाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि खनन लीज आवंटन मामले में चुनाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है, लेकिन लगता है लिफाफा खोलने के लिए राज्यपाल भी किसी खास समय का इंतजार कर रहे हैं। चुनाव आयोग महीनों पहले राज्यपाल महोदय को अपना मंतव्य दे चुका है, लेकिन राज्यपाल महोदय अभी तक उस लिफाफा को उन्होंने नहीं खोला। मुझे लगता है कि वो भी किसी समय का इंतजार कर रहे थे। वहीं ईडी के समन पर सीएम ने कहा कि समन की ऐसी कार्रवाई चल रही है जैसे मैं देश छोड़कर जाने वाला हूं। मैं राज्य का मुख्यमंत्री हूं, एक संवैधानिक पद पर हूं और जिस तरीके से समन की कार्रवाई चल रही है, लगता है कि हम लोग देश छोड़ के भागने वाले लोग हैं। और मेरे राजनीतिक इतिहास में मुझे नहीं लगता है व्यापारियों को छोड़कर कोई राजनीतिक दल देश छोड़ के भागा हो या राजनीतिक दल के नेता देश छोड़ के भागे हो। मुख्यमंत्री ने साहिबगंज में गिट्टी बालू के खनन में 1000 करोड़ के घोटाले के ईडी के दावों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 1000 करोड़ के घोटाले का आधार समझ से परे है। इसे लेकर सीएम ने ईडी को भी पत्र लिखा। सीएम ने कहा कि गिट्टी बालू से 1000 रुपए की भी आमदनी नहीं होती है कि सालाना भी अगर हम देखें पूरे राज्य में स्टोन चिप से 1000 रुपए की आमदनी भी नहीं होती है। इसका आधार कैसे बना, कैसे नहीं बना,
ये समझ से परे है। सीएम हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि अगर गिट्टी बालू बड़ी रेवेन्यू व्यवस्था है तो केंद्र इसे मेजर मिनरल में शामिल कर दे और लोहा कोयला को माइनर मिनरल घोषित कर उसे राज्य सरकार को सौंप दे। आज गिट्टी बालू देश का सबसे बड़ा अगर रेवेन्यू व्यवस्था है तो मैं तो कह रहा हूं आप लोगों के समक्ष कि गिट्टी बालू जो पत्थर चिप्स है, बालू है, इसको मेजर मिनरल में भारत सरकार शामिल कर ले और जो कोयला लोहा है वो राज्य सरकार के माइनर मिनरल में शामिल कर दे। हेमंत सोरेन ने खनन लीज मामले में राज्यपाल की ओर से दूसरा मंतव्य मांगने को असंवैधानिक बताया। साथ ही कहा कि मुझे सूचना मिली है कि आने वाले दिनों में सत्ता पक्ष के कुछ और विधायकों के ठिकानों पर छापेमारी हो सकती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश और विपिन की रिपोर्ट। तो अभी की अपडेट यह है कि पिछले 8 घंटों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ हो रही है, सवालों के जवाब दे रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। आपको उस खबर से भी हमने रूबरू कराया कि ईडी कार्यालय जाने से पहले जब मीडिया से मुखातिब हुए थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो उन्होंने क्या कुछ कहा है। अब इस पूरे मसले पर हम चर्चा की ओर अपना रुख बढ़ाते हैं और हमारे साथ खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रतुल सहदेव है। प्रतुल सहदेव जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 9 भारत में। कांग्रेस की तरफ से राजीव रंजन जी है। राजीव जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 9 भारत में। और जेएमएम की तरफ से डॉक्टर तनुज खत्री हमारे स्टूडियोज में मौजूद है। डॉक्टर तनुज खत्री, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले हम रुख करेंगे प्रतुल सहदेव का। प्रतुल जी, लगातार बीजेपी की तरफ से एक बयान आ रहा था जब से सम्मन जारी किया गया था कि सम्मन का सम्मान करना चाहिए, सम्मन का सम्मान करना चाहिए। सम्मन का सम्मान करते हुए मुख्यमंत्री आज ईडी कार्यालय में उपस्थित हो गए, पूछताछ जारी है। देखिए शारिफ जी, सबसे पहले देखना होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सम्मन को तालीम करने से पहले, सम्मन के आदेश पर उपस्थित होने से पहले क्या किया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल किया और उन्होंने कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं ने आह्वान किया रांची आने का। आज रांची में जिस तरीके की पुलिस की मोर्चाबंदी थी उसमें था कि किसी प्रकार का झारखंड मुक्ति मोर्चा का बड़े वाहन नहीं आएंगे, लेकिन दूसरी जगह की बात तो छोड़ दीजिए, आपके कार्यालय के सामने, हमारे घर के सामने पूरे शहर में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को आने दिया गया, उनके लदे बड़े वाहनों को आने दिया गया। तो ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम कानून का सम्मान करते हैं, लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, लेकिन देखिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ईडी के पूरे इन्वेस्टिगेशन पर सवालिया निशान उठाया। और अभी सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें शारिफ जी ये है कि ईडी ने सिर्फ मुख्यमंत्री को सम्मन भेजा है, मुख्यमंत्री की भूमिका तय नहीं की है। वो इसमें आरोपी हैं, वो इसमें अभियुक्त है, या उन्हें विटनेस के तौर पर बताया गया है, या उनसे सहयोग लेने के लिए उनको बुलाया गया। लेकिन मुख्यमंत्री ने खुद को एक तरीके से आरोपी के रूप में पेश किया और पूरे, एक फ्रेज है इंग्लिश में, द डेविल्स एडवोकेट, मुख्यमंत्री जी ने आज अक्यूज्ड के एडवोकेट का रोल प्ले किया। यानी जितने लोग, प्रेम प्रकाश, अमित अग्रवाल और पंकज मिश्रा जो ईडी के शिकंजे में अवैध माइनिंग में, वो सारे लोग जेल में हैं, उनके पक्ष में आज कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े हुए। हम इसलिए उनके पक्ष में कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के अभी क्या रोल है इस पूरे संबंध में, ये कहीं क्लियर नहीं है। तो मुख्यमंत्री ने कैसे अज्यूम कर लिया। मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले कहा कि जो क्वांटम, मुख्यमंत्री जी ने यह कभी नहीं कहा कि जो इलीगल माइनिंग है वो नहीं हुई। उन्होंने कहा जो क्वांटम ऑफ स्कैम है उस पर उन्होंने प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा 1000 करोड़ का ये इलीगल स्कैम हो ही नहीं सकता। उन्होंने रॉयल्टी को साइड किया। साहब, मिनरल की रॉयल्टी तो जो वैध खनन होता है, जो लीगल खनन होता है, उस पर दिया जाता है। अवैध खनन पर कब से रॉयल्टी को कोई जरिया बनाने लगा। और अगर मैं झारखंड माइनर मिनरल कंसेशन रूल के सेक्शन 54 के सब सेक्शन 5 की बात करूं, तो अगर आप इलीगल माइनिंग करते हुए आपके पास आपके वाहन जब्त होते हैं, तो जितने का आपके द्वारा इलीगल माइनिंग किया गया है पत्थरों का, उससे दुगना का पेनाल्टी लगता है और उसमें आपके पूरे टर्म को, आपके टोटल को उस आधार पर जोड़ा जाता है। लेकिन देखिए, जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नया नैरेटिव रचने की कोशिश की ईडी के इन्वेस्टिगेशन में, अगर उनसे ये सारे प्रश्न होते तो वो करने की जवाब देते, लेकिन वो जिस तरीके से राज्यपाल पर बरसते दिखे और जिस तरीके से उन्होंने ईडी के जांच को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि हम कहीं भाग नहीं रहे, हमें क्यों बुलाया जा रहा। देखिए, वो संवैधानिक पद के प्रमुख पद पर बैठे हुए, उनको नजीर पेश करनी चाहिए थी। वो ईडी के इन्वेस्टिगेशन में जाते, सहयोग करते। उन्होंने अपनी भूमिका पहले कैसे तय कर दी।
कि उनको आरोपी मान लिया गया, उनको अभियुक्त मान लिया गया। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ ऐसी चीजें पता है जो हमें पता नहीं? देखिए, और ऐसे अगर आप घोटाले को टोटालिटी में देखेंगे तो मुख्यमंत्री जी के 3 खास किरदार हैं। प्रेम प्रकाश के घर में 2 AK-47 मुख्यमंत्री जी के सुरक्षा में तैनात गार्डों का बरामद होता है। आज तक इस मुद्दे पर एक प्राथमिकी नहीं हुई, जबकि ईडी ने रांची पुलिस को स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया था। दूसरा उदाहरण सबके सामने है, पंकज मिश्रा के घर मुख्यमंत्री के साइन किए हुए ब्लैंक चेक्स मिलते हैं, पासबुक मिलता है। और पंकज मिश्रा के बारे में तो क्या कहना, वो संथाल परगना के मुख्यमंत्री माने जाते थे। अमित अग्रवाल के बारे में कहा जाता है कि उसने बड़े पैमाने पर लॉन्ड्रिंग की। तीनों लोग, ऐसा कहा जाता था कि सत्ता के गलियारे में इनका बड़ा रसूख था और ईडी ने इन्हें पूछताछ के बाद अंदर कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी पर तो अभी कोई तय नहीं हुआ कि ईडी ने उन्हें किस भूमिका में बुलाया, लेकिन वो जिस तरीके से पूरे मामले को डिफेंड करते दिखे, हमें लगता है उन्होंने इंडियन पीनल कोड IPC के सेक्शन 192, 201 और 202 का उल्लंघन किया है, जो ये स्पष्ट कहता है कि आपको एविडेंस से टैंपरिंग नहीं करनी है, एविडेंस के बारे में कोई पब्लिक परसेप्शन बनाकर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के जो जांच है उसको प्रभावित करने की कोशिश नहीं करना है। मुख्यमंत्री जी ने जानबूझकर यही सारे संज्ञान में जो लिए जाने वाले सेक्शंस के तहत एक गलत बयानी की है, जो मैंने तीनों सेक्शंस जोड़ा, उसके तहत इन्होंने, अगर इनके देखिए इनके दामन अगर पाक साफ है तो इन्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आपके खिलाफ गलत चार्जशीट है। आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने अपने आप को आरोपी प्रस्तुत करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम चीजें की, लेकिन जो सवाल लगातार हम उठा रहे हैं कि लगातार बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री को आरोपी नहीं बताया जा रहा, मुख्यमंत्री को दोषी बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के शय पर अवैध माइनिंग हुई है, चेक बरामद हुआ है, कहां से क्या दस्तावेज बरामद हुए हैं। इन तमाम मसलों पर मुझे लगता है कि थोड़ी बेचैनी अभी नहीं करनी चाहिए। ईडी अपना काम कर रही, मुख्यमंत्री उपस्थित हो गए, मुख्यमंत्री से क्या कुछ पूछताछ होगी, ये बातें भी खुलकर सामने आएगी। राजीव जी के पास चलेंगे। राजीव जी, जो कन्विंस नहीं हो रहे हैं प्रतुल जी, जो पहला सवाल था कि लगातार बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सम्मान का सम्मान कीजिए, सम्मान का सम्मान करते हुए मुख्यमंत्री उपस्थित हो गए, लेकिन प्रतुल जी को अब आपत्ति है, बीजेपी को आपत्ति है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने पूछताछ में जाने से पहले वो बातें क्यों सामने रखी? प्रतुल जी नहीं, पूरी की पूरी भाजपा और उनका पूरा नेतृत्व है इन दिनों अपने आप को ट्यूटर की भूमिका में देखना चाहता है और सिर्फ शिक्षा देने के दृष्टिकोण से पर उपदेश कुशल बहुतेरे के तर्ज पर इस देश में और इस राज्य में राजनीति को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम इन लोगों ने चला रखा है। किसने कह दिया कि माननीय मुख्यमंत्री सम्मान नहीं किया? किसने कह दिया कि कानून का सम्मान नहीं किया या सम्मान का सम्मान नहीं किया? इनको सब कुछ पहले से कैसे दिखाई दे देता है? इनके एक नफरत में पागल धृतराष्ट्र वो ट्विटर पे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री घबराहट में है। मैं अभी देख रहा था ट्वीट, तो उनको बताना चाहिए कि कौन सा ऐसा ट्रांसमीटर और कौन सा ऐसा माइक्रोफोन डायरेक्टर ईडी के चैम्बर में उन्होंने लगवा रखा है कि सब कुछ उनको लाइव दिखाई दे रहा है और वो ट्वीट करते चले जा रहे हैं। तो एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी प्रतिपक्ष के नेताओं के छवि को धूमिल करने के लिए, परसेप्शन क्रिएट करने के लिए तमाम तरह की बातें जो है वो रखने का काम कर रही है, और दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी वाजिब बातों को प्रेस के माध्यम से दुनिया के सामने लाने का काम किया, तो इनको आपत्ति हो जाती है। तो ये चित भी मेरा, पट भी मेरा और सिक्का मेरे बाप का तो चलने वाला है नहीं। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र संविधान से चलता है और संविधान का सम्मान और कानून का सम्मान सभी को करना पड़ेगा। और जब हम कोई संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, हमारे खिलाफ हमारा छवि को धूमिल करने का अगर कोई प्रयास करेगा तो हमें अपनी बातों को लोकतांत्रिक तरीके से रखने का पूरा अधिकार है। अगर इसमें भी कोई रोक लगाने का काम इनके आला कमान ने रखा है तो इनको बताना चाहिए दुनिया को कि भाई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते हैं, आप किसी को अपनी बात नहीं कह सकते हैं, हमको जो मन करेगा हम ट्वीट कर देंगे, हम सोशल मीडिया में डाल देंगे, हम प्रेस में बयान दे देंगे। तो ये तो चलने वाला नहीं है। और जहां तक कार्यकर्ताओं के जमावड़े की बात कर रहे हैं, तो कार्यकर्ता जान रहा है, एक एक समर्थक जान रहा है कि कौन उनका हितैषी है और कौन उनको नहीं चाहने वाला है। तो मैं इतना ही कहूंगा प्रतुल जी और भाजपा वालों को कि भाई छेड़ने से मौन भी बाचाल हो जाता है और जलने के बाद कोयला भी लाल हो जाता है। तो छेड़ने का काम मत कीजिए। ये लोग देख रहे हैं, लोगों ने किसी भी तरह से आप जो तमाम तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, जिस प्रकार से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके आप साहब एक तरफ से पूरा
नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं, आप जजमेंट भी सुना दे रहे हैं और दूसरी तरफ से कोई अपनी बात तो रख रहा है तो आपको आपत्ति हो जा रही है। चलिए प्रतुल जी को आपने सुना, प्रतुल जी कुछ आईपीसी की धाराओं का उल्लंघन करने की बात कर रहे थे, लेकिन जो राजीव जी ने कहा तो मैंने साइमल्टेनियसली खोला है। ट्वीट 3 घंटे पहले किया गया है सांसद महोदय की तरफ से, नाम मुझे लगता बताने की आवश्यकता नहीं है। सूचना के अनुसार ईडी के सवालों से मुख्यमंत्री घबराहट में है, संपत्ति के हिसाब की जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। तो ये भी तो अपराध है कि एक जांच एजेंसी अगर किसी से पूछताछ कर रही है, क्या सवाल है उसके, हम भी उन सवालों में नहीं जाते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि अंदर क्या कुछ हो रहा है। तो उसको भी कहना उतना ही गुनाह है जितना प्रतुल जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया है। देखिए, प्रतुल जी क्या कहते हैं नहीं कहते हैं ये वही समझते हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि बड़ी बड़ी धाराओं का नाम लेकर के ये सोचते हैं कि जनता जो देख रही है सुन रही है उसको मैं सिखा दूंगा पढ़ा दूंगा। जो आज दोनों का मैं जवाब देना चाहता हूं। एक जो 4:26 में जो ट्वीट हुआ है उस पर भी हम सवाल उठाएंगे, और दूसरा जो ये जो बता रहे थे बड़ी बड़ी धाराओं का जिक्र करके डराने का, नैरेटिव सेट करने का कि ये आईपीसी की धारा का उल्लंघन है, ये आईपीसी की धारा, ठीक है वो कानून के जानकार होंगे, पढ़ के आए होंगे तब बता रहे होंगे, वो अलग विषय है। लेकिन जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वो भी आईपीसी की धारा के तहत ही किया कि अपनी बातों को रखना अधिकार है, प्रेस के माध्यम से जनता तक पहुंचाना। और उसमें जो ईडी के द्वारा अवैध खनन की जो इन्वेस्टिगेशन के संबंध में जो अंडर साइन यानी कि ईडी का जो हस्ताक्षर के सहित जो सम्मन हुआ था 7/11/2022 को, उसका जवाब देने का काम किया। और उसमें साफ तौर पर ये लिखा हुआ है, आप सबके पास है, मैं उसको पुनः बता देता हूं कि 2019 और 20 में 270 करोड़ रुपए की रॉयल्टी थी, जो बढ़कर के 2021 में 360 करोड़ रुपए की हुई। और सिर्फ साहेबगंज से 20% का जो खनन होता है। अब जब इसका जब 20% होता है तो आप 1000 करोड़ की बात क्यों कह रहे हैं? हम बताते हैं क्यों कह रहे हैं कि जैसे जिस तरीके से इन्होंने कहा ना कि ये आईपीसी, इस तरीके के नंबर गेम से ये साइकोलॉजिकली डराने का काम करते हैं। अब अगर ये बोलेंगे, कोई अगर कम अंक बोलेंगे तो वो जनता के को हिट नहीं करेगा, ये सीधे 1000 करोड़, देखिए सुनने में कैसा लग रहा है, 1000 करोड़, इससे जनता के मन में, और आप छवि धूमिल करना चाह रहे हैं। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति है, जनता के द्वारा चुने हुए व्यक्ति हैं, और लोकप्रियता क्या है वो आज हमें चैनल पे बैठ के बताने की जरूरत नहीं है, वो सड़कों पे और हर एक जगह वो देखने का काम जो किया है। तो इसका जवाब दिया पहला। दूसरा चीज जो सबसे गंभीर विषय है, जिसको दरकिनार कर दिया जा रहा है, यही चीजें अगर किसी विपक्ष के द्वारा सामने आई होती किसी दूसरे अन्य मामले में तो बवंडर कर दिया जाता, क्या नहीं कर देते भारतीय जनता पार्टी के नेता। लेकिन ये 4:26 में इनके बड़बोले सांसद, इसीलिए बड़बोले बोलना पड़ता है कि कैसे आप लिख रहे हैं, और इसीलिए हम दोहराते हैं कि बीजेपी ईडी है कि ईडी बीजेपी है। अब ये बोलेंगे तो बोलेंगे कि आप इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं, तो ये क्या है? ये इस पर जवाब लीजिए, डायरेक्ट जवाब देना चाहिए कि 4:26 पे 11:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री वहां पहुंचे होंगे लगभग में, और अभी तक अगर नहीं वहां अगर बातचीत जारी है तो ये 4:26 में भारतीय जनता पार्टी के सांसद इस तरीके की बातें कैसे लिखते हैं? मीडिया को उसकी जानकारी नहीं है, यानी कि आप डायरेक्ट कर रहे हैं, नियंत्रित कर रहे हैं केंद्रीय संवैधानिक संस्थाओं को। और हम अगर ये कहते हैं, वही बात अगर राज्य की जनता सड़क पर उतर के कह रही है तो आपको डर लग रहा है। अगर जनसैलाब अगर सड़क पर खुद आएगा तो वो तो जनता है ना भाई, आप उसको जनता समझिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन के कार्यकर्ता समझिए, उतनी तो भीड़ है। तो लोकतंत्र के अंदर में, राजनीतिक दलों के अंदर में भीड़ ही तो तय करती है ना, जनता ही तो तय करने वाली है ना। इसका जवाब आना चाहिए, गंभीरता से जवाब आना चाहिए कि 4:26 पर इनके सांसद के द्वारा कैसे जानकारियों को सार्वजनिक किया गया, कौन सा सोर्स था? प्रतुल जी इस बात में तो दम है, सवाल में तो दम है। जैसा आप कह रहे हैं कि ईडी कार्यालय जाने से पहले मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, खुद को आरोपी मान लिया, जस्टिफाई कर रहे हैं, तमाम तरह की चीजें। तो ईडी कार्यालय में क्या कुछ हो रहा है, मीडिया भी इस बात का बखान नहीं कर रही कि क्या सवाल पूछे गए, मुख्यमंत्री से कहां बैठाकर पूछताछ की जा रही। लेकिन सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर जो आ रहा है, आपने भी संभवतः उन ट्वीट्स को देखा होगा, यह भी तो सही नहीं है।
और देखिए शरीफ जी, सबसे पहले मैं इस बात का जवाब दे दूं, जो बार बार रॉयल्टी की बात आ रही है कि रॉयल्टी सिर्फ इतना आता है मिनरल से, तो इतना बड़ा स्कैम कैसे हो गया? यही तो पॉइंट है साहब। रॉयल्टी सिर्फ लीगल माइनिंग से आती है, अवैध माइनिंग से रॉयल्टी आने की बात ही नहीं होती। और मैंने आपको पहले भी माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स के सेक्शंस बता दिए, जिसमें कोई अगर आपने इलीगल माइनिंग की जब्त होता है तो उसकी दुगना कीमत जो है वो राज्य सरकार को वसूलने का पावर होता है। देखिए, रॉयल्टी की बात तब आती है, मैं लौटूंगा जरूर निशिकांत जी के ट्वीट पर, बस इसे सम अप कर लूं। रॉयल्टी की बात तभी आती है जब कोई लीगल माइनिंग हुई हो, जब सारे सरकारी नियमों का पालन करके किसी फर्म ने अपने सारे नॉर्म्स को पूरा करते हुए माइनिंग किया, तब वो रॉयल्टी चुकाता है। पर यहां तो स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन था साहब, सत्ता के शीर्ष में बैठे लोगों का वधरस था। तभी एक एयरक्राफ्ट कैरियर साइज का पानी का जहाज गंगा नदी में लगातार चलता था, और वो जहाज के साइज भी इतना था कि उसमें 25 फाइटर प्लेन एक साथ आ जाए। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा विमान वाहक पोत जो है वो गंगा नदी में इलीगली चल रहा था। ईडी के इन्वेस्टिगेशन इसे प्रूव किया। तो ये रॉयल्टी की बात ना समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि रॉयल्टी सिर्फ लीगल माइनिंग पे होती है, इलीगल माइनिंग पे कोई टैक्स नहीं लगता, ना रॉयल्टी देनी पड़ती है। देखिए, आपने निशिकांत जी के जो ट्वीट के बारे में कहा, निशिकांत जी के ट्वीट के पहले 2 वर्ड्स को पढ़िएगा, संभवतः उसमें है कि खबर है या ऐसी कुछ है। अब मैं आपको एक नेशनल चैनल का 3:26 में ब्रेकिंग न्यूज दिखा रहा हूं। अगर आप जूम करेंगे तो उस चैनल का आपको नाम भी दिख जाएगा और उसका टाइमिंग भी दिख जाएगा। देखिए, उसका हेडिंग क्या है, बिग न्यूज, सीएम हेमंत सोरेन से ईडी कार्यालय में 6 घंटे से हो रही पूछताछ, ईडी के सवालों से घबराकर बार बार पानी मांग रहे हैं सीएम। नहीं तो नेशनल का हवाला मत दीजिए, हम ये 3:26 पे चला हुआ। 1 मिनट आपको रोकेंगे, किसी चैनल ने क्या कुछ चलाया, अब मुझे खत्म करने देना शरीफ जी, शरीफ जी थोड़ा सा समय दें मुझे। मैं नेशनल चैनल का हवाला इसलिए दे रहा हूं कि उसने जो ब्रेकिंग न्यूज चलाया, तो ऐसी खबरें मीडिया में आती रही कि मुख्यमंत्री जी, किसी ने कहा मुख्यमंत्री जी पानी मांग रहे हैं, हम ये अपुष्ट खबरें हैं। लेकिन जब सोशल मीडिया में ऐसी खबर चल रही थी, तो निशिकांत जी के ट्वीट के पहले 2 वर्डों को देखिएगा तो आपको अर्थ समझ में आ जाएगा। देखिए, हमारा क्या कहना है कि कानून का पालन बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए था, लेकिन आप नया नैरेटिव कैसे सेट कर रहे हैं? आपने जो आज आपको ईडी को जवाब देना था, आपने उसे सार्वजनिक कर दिया। ये एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का आपको सम्मान था, आपको कानून का सम्मान करना चाहिए था। और मैं जो सेक्शंस बोल रहा हूं उससे डॉक्टर तनुज खत्री जी को परहेज है, तो क्या करूं, मैं तो कानून का या मैं अपने विषयों की जानकारी लेकर आता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी को सामान्यतः, जो राज्य के संवैधानिक बड़े पद पर बैठे हैं, एविडेंसेस के साथ पब्लिक परसेप्शन बनाकर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के जांच के दायरे को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। और मुख्यमंत्री जी ने भी कभी नहीं कहा कि लीगल माइनिंग नहीं हुआ, उन्होंने सिर्फ 1000 करोड़ पर प्रश्न किया। यह कभी नहीं कहा कि उनके शासनकाल में इलीगल माइनिंग नहीं हुई। तो एक तरीके से आज वो पंकज मिश्रा और प्रेम प्रकाश और अमित अग्रवाल के समर्थन में खड़ा है। हमारा अभी भी बड़ा प्रश्न है, मुख्यमंत्री जी ने खुद को आरोपी और अक्यूज कैसे मान लिया? ईडी ने तो उनको सिर्फ सम्मन दिया था, उनकी क्या भूमिका में उनको सम्मन किया, वो उन्होंने पहले प्रेजुडिस होकर कैसे मान लिया? तो जाहिर तौर पर उनको काफी कुछ पता है, जेएमएम को काफी कुछ पता है। और ये जो कार्यकर्ताओं का जन सलाह बुलाने की बात करें साहब, ये कोई पॉलिटिकल रैली नहीं है, ये कोई राजनीतिक सेंटर और स्टेट के बीच की बातचीत नहीं है, ये एक क्रिमिनल केस का इन्वेस्टिगेशन है जिसमें आपको समन हुआ, आप जाते यही सारी बातों का ईडी के सामने जवाब देते, किसी को कोई परहेज नहीं था। लेकिन आप इन्वेस्टिगेशन रूम के बाहर क्रिमिनल केस, कौन सा क्रिमिनल केस है ये? आप इन्वेस्टिगेट, आप नहीं आप ही की बात को सवाल कर रहे हैं तनुज, कौन सा क्रिमिनल केस है ये भाई? केस भी हो गया, क्रिमिनल केस भी हो गया, कौन सा क्रिमिनल? मुझे नहीं बता दीजिए, लोगों को नहीं जानकारी। आप नहीं, आपने जो बोला उसी को सवाल कर रहे हैं, उसी का सवाल कर रहे हैं, वो जानकारी के लिए पूछ रहे कौन सा क्रिमिनल केस। नहीं तो मुझे मेरी बात को खत्म होने दीजिए ना, नहीं बोले, अगर मैं भी इनको बीच में सवाल कर लूंगा, मेरी बात खत्म होने दीजिए, फिर जो पूछना है पूछिएगा। देखिए, अब फिर से ये बीच में बोल, देखिए मेरा क्या कहना है कि मुख्यमंत्री जी सच में अगर कानून का सम्मान करते तो उनके पार्टी के नेता क्या बिना मुख्यमंत्री के इशारे कितना बड़ा कार्यकर्ताओं का हुजूम रांची आ जाएगा? क्या पुलिस की तमाम नाकेबंदी के बावजूद बड़े बड़े बसेस, जिस समय नो ड्राइव जोन होता है बड़े बसेस के लिए, वो बसेस सिटी में आ जाएंगी? जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री आवास और मोराबादी में रखा गया, मैं एक दुरुपयोग का छोटा उदाहरण आपको और देता हूं। जो
15 नवंबर को स्थापना दिवस के अवसर पर टेंट बना था, उसे टेंट हाउस वाले को कहकर आज तक डिसमेंटल नहीं किया गया। कल बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां ठहरे थे, उनके लिए खाना पीना बना। तो क्या यह सरकारी फंड का दुरुपयोग नहीं है किसी राजनीतिक दल के द्वारा? लेकिन बड़ा प्रश्न है कि मुख्यमंत्री जी ने खुद को आरोपी कैसे मान लिया। उससे भी बड़ा प्रश्न है कि बाहर इन्वेस्टिगेटिंग रूम से वो नैरेटिव सेट करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? उन्हें तो कोऑपरेट करना चाहिए। चलिए प्रतुल जी, आप जो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने अवैध खनन के बारे में जो जिक्र कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसके 6ठे और 11वें जो पॉइंट है उसमें इसका जवाब मिल जाएगा और उस पॉइंट को हम खंगालेंगे। लेकिन यहां पर हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस वक्त झारखंड में जो चल रहा है इन तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष झारखंड से राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जी हैं। जो हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, अभी पूरा दिन अभी चला है झारखंड में, उसको किस तरह से आप लोग देख रहे हैं और तमाम जो आरोप हैं वो आप लोगों के ऊपर मढ़े जा रहे हैं? देखिए, कानून अपना काम कर रही है, कानून को अपना काम करने देना चाहिए, कानून के रास्ते को में अवरोध नहीं पैदा करना चाहिए। और आज जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं के द्वारा जो स्टंटबाजी की गई है, राजनीतिक नौटंकी की जा रही है, इससे साफ प्रतीत होता है कि वो जांच को प्रभावित करने के लिए इस प्रकार की राजनीतिक नौटंकीबाजी कर रहे हैं। सच ये है, ईडी जब बुला रही है तो कुछ बात तो है। ये राजनीतिक नौटंकीबाजी क्यों कर रहे हैं आप राज्य में अराजकता फैलाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? और इससे और संदेह के घेरे में आप बढ़ती चली गई। मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूँ, शिबू सोरेन जी को जेल भेजा गया था, लंबे समय तक जेल रहे थे। उस वक्त किसकी सरकार थी? भाजपा की सरकार थी कि कांग्रेस की सरकार? उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। एक बार नहीं, शिबू सोरेन को कम से कम 10-12 बार जेल की यातना सहनी पड़ी। उस वक्त तो कांग्रेस की सरकार थी। आज कांग्रेस उनके साथ राजनीतिक नौटंकी कर रही है। थोड़ा अपने आत्मा में झांकने का काम करे। सबसे ज़्यादा राज्य को अस्थिर करने का काम कांग्रेस के कालखंड में आज़ादी से लेकर के 1952 से लेकर के 2014 तक 91 बार 91 टाइम्स राज्यों को राष्ट्रपति शासन झेलना पड़ा। तो आप इसका दोष भारतीय जनता पार्टी पर क्यों देते हैं? राज्यपाल महोदय पर क्यों देते हैं? ईडी पर क्यों देते हैं? सीबीआई पर क्यों देते हैं? इसलिए आप भ्रष्टाचार मत कीजिए, भ्रष्टाचारियों का संरक्षण मत कीजिए। ये थे दीपक प्रकाश जी। दिल्ली से कैमरामैन शशि के साथ अमर सिंह, न्यूज़ 11। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को आप सुन रहे थे। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इसी मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से प्रतुल शाहदेव जी हैं, राजीव रंजन जी कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जेएमएम की तरफ से डॉक्टर तनुज खत्री हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। राजीव रंजन जी का रुख करते हैं। राजीव जी, ब्रेक में जाने से पहले आपने तमाम बातें सुनी है और जिस पॉइंट का हम जिक्र कर रहे थे, तनुज भी यहाँ पर है, वो भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जो अवैध और वैध खनन की बात हो रही है, जिसका जिक्र प्रतुल जी ने किया, उसको लेकर भी जवाब दिया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज जो मुख्यमंत्री ने किया है। देखिए, वही तो मैं कह रहा हूँ। मैं अभी दीपक जी के भी इंटरव्यू को देख रहा था। वो संज्ञा दे रहे हैं राजनीतिक नौटंकी की। तो नौटंकी कौन कर रहा है, ये पूरे नंगे निगाह से पूरी दुनिया देख रही है। अभी मेरे भाई, मेरे विद्वान प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जी किसी चैनल का इंटरव्यू दिखा रहे थे और उसकी टाइमिंग दिखा रहे थे और उसके बाद जांच एजेंसी की स्वतंत्रता पर इनके अध्यक्ष प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। तो क्या डायरेक्टर ईडी के द्वारा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई क्या, या उसी चैनल को किसी ने बाइट दे दिया, या कौन सा ट्रांसमीटर और कौन सा माइक्रोफोन लगा करके रखे हैं इनके नफरत से अंधे धृतराष्ट्र रूपी सांसद, जो ट्वीट कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री घबरा रहे हैं। और उसकी टाइमिंग पर जब चर्चा हो रही है तो बार बार उंगली ये उठाते हैं तो 3 उंगलियां इनके ऊपर उठती है, वो इनको नजर नहीं आता। और जब कोई आम जनता, आम जनमानस या माननीय मुख्यमंत्री या कांग्रेस या जेएमएम या आरजेडी के लोग अगर प्रश्न खड़ा करते हैं तो इनको दिक्कत पेश आ रही है। भाई, इधर उधर की बात करके आप लोगों को अटकाने और भटकाने का प्रयास मत कीजिए। अगर आप जांच एजेंसी की स्वतंत्रता पर कायम रहना चाहते हैं तो आप क्यों नहीं मौन रखते हैं? आपको इतनी बेचैनी क्यों है?
कोई सड़क पर उतरा हुआ आदमी क्या आपके दफ्तर में चला गया या भाजपा के किसी नेता के घर पर जाकर के हंगामा कर रहा है? ये अनर्गल आरोप लगा रहे हैं और बार बार इतिहास पर दृश्यावलोकन करने चले जाते हैं कि जब शिबू सोरेन जी जेल में की यातना सह रहे थे तब कौन सरकार में था। अरे लकीर पीटने की बात मत कीजिए। अभी जो आपने पूरा जो दुरुपयोग का एक सिलसिला सा चला रखा है पूरे देश और जितने भी गैर भाजपा शासित राज्य हैं, आज बिहार में भी वही हो रहा है, आज झारखंड में ही हो रहा है। लगातार चुनी हुई सरकार को बार बार काम करने से रोकने के लिए हर मुमकिन हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जब चुनाव में आप खारिज हो जाते हैं तो आप इसी प्रकार के रास्तों का इख्तियार करके लोगों को अटकाने और भटकाने में लग जाते हैं। और मैं बता देता हूं कि जब प्रथम दृष्टया आरोप को तथ्यात्मक रूप से सही पाने के बाद जब राज्य की एसीबी एजेंसी इनके पूर्व सरकार के मंत्रियों के ऊपर जांच का आदेश मांगती है और उस पर आदेश दिया जाता है तो इनको कार्रवाई विद्वेषपूर्ण नजर आती है। भाई एक देश एक विधान एक संविधान की बात करने वाले लोगों को आज चश्मे का दो रंग क्यों दिखाई दे रहा है इनका, कानून और संविधान को भी लेकर के ये बताना चाहिए। चलिए अब तनुज, डॉक्टर तनुज का टाइम काट के आपको हम दे रहे हैं प्रतुल जी, इसलिए ज्यादा समय नहीं लीजिएगा। आपको जवाब देना चाह रहे इसलिए आपके पास आ रहे हैं। मेरे छोटे भाई के समान है, मैं उनका ज्यादा समय नहीं लूंगा। देखिए राजीव जी ने एक अच्छी बात याद दिला दी कि शिबू सोरेन जी को शशिनाथ झा केस में सीबीआई ने चार्जशीट करके दोषी मानकर जेल भेजा था। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और बाद में अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। देखिए विद्वान प्रवक्ता मेरे मित्र राजीव जी ने कहा कि हम अपने पूर्व मंत्रियों पर जांच पर क्यों प्रश्न उठा रहे हैं। देखिए जांच से हमें कभी कोई गुरेज नहीं, बशर्ते वो पारदर्शी हो और वो तथ्यों के आधार पर हो। आपको मैं दिखा रहा हूं कि 14/11/2022 मैं बार बार तथ्यों को लेकर आता हूं। यह पीआरडी का प्रेस रिलीज है 14/11/2022 को, आप चाहे तो जूम इन करके देख सकते हैं। इन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के जो 5 पूर्व मंत्री हैं उन पे मुकदमा करके पी दर्ज करने के लिए मुख्यमंत्री ने आदेश दिया और इन्होंने हवाला दिया पीआईएल संख्या 316/2020 का, जिसके आधार पर यह जांच हो रही है। पंकज यादव जी ने कहा। अब मैं आपको दिखा रहा हूं आज का स्टेटस पीआईएल का उसी केस में, आप चाहे तो इसे जूम इन कर सकते हैं। यह झारखंड हाईकोर्ट का वेबसाइट है, मैं कहीं इधर उधर से डेटा नहीं लाके बात कर रहा। यह पीआईएल संख्या 316/2020 में फाइल किया गया है। उसका फर्स्ट हियरिंग डेट ब्लैंक, आज तक हियरिंग नहीं हुआ। नेक्स्ट हियरिंग डेट अभी तक डिसाइड नहीं हुआ और स्टेज ऑफ केस लावाजिमा यानी डिफेक्टिव। जो याचिका आज तक उच्च न्यायालय में टेकअप नहीं हुई, जिस पर आदेश की बात छोड़ दीजिए, एडमिशन की बात छोड़ दीजिए, जिस पर एक भी सुनवाई नहीं हुई, वो डिफेक्ट के आधार पर लंबित है, अभी तक इस पर सुनवाई नहीं हुई। उसको इनके पीआरडी ने आधिकारिक रूप से प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि उसी याचिका के आधार पर हम लोगों ने पी दर्ज किया। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से ये बदले की राजनीति करके ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। हमारा अभी भी यक्ष प्रश्न वही है कि मुख्यमंत्री जी ने प्रिज्यूम क्यों कर लिया कि हम आरोपी हैं या दोषी हैं। अब आप तनुज जी से पूछ सकते हैं। जी तनुज, पूरी चर्चा को आप सुन रहे हैं, लगातार जिस तरह से बातें हो रही हैं, हम कहीं ना कहीं जो विरोध कार्यकर्ताओं का जमावड़ा, हम मूल बात जो है उससे भटक जा रहे हैं। एक एजेंसी है जो एक आरोप पर कार्रवाई कर रही है, पूछताछ कर रही है, आज मुख्यमंत्री से बड़ी कार्रवाइयां कर चुकी, कई लोग सलाखों के पीछे, उसे काम करने देना चाहिए, ना कि इस तरह के चर्चाओं को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे भी लगता है कि हमें भी इस तरह के डिबेट्स में नहीं पड़ना चाहिए। और जो बीजेपी जिस तरह से मुख्यमंत्री आप उपस्थित हुए तो उसके बाद की बातें जो आ रही है, कार्यकर्ताओं का हुजूम, जिस तरह से दीपक प्रकाश का बयान है, ट्वीट जो लगातार किया जा रहा, इन सब चीजों से कहीं ना कहीं जांच प्रभावित होगी, ये हम भी कहते हैं। खेस चीजों को बोल करके डिबेट से डिरेल किया जा रहा है। ये सबसे गंभीर विषय है कि कैसे मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो पहला से लेकर के आखिरी 12 पॉइंट तक सारी चीजों का जवाब उन्होंने मांगा भी है और बताया भी है। ये सारी चीजें सार्वजनिक है, हम उसको दोहरा करके समय नहीं बर्बाद करना चाहते हैं कि एक एक पॉइंट को अगर बोलिएगा तो हम पढ़ के सुना देंगे, लेकिन वो विषय नहीं है। वो ये अगर प्रेस को दिया गया है
आपके पास उपलब्ध है, तो ये जिसने सम्मन जारी किया था उसको सर्वप्रथम उपलब्ध कराने का काम किया गया है, इस कॉपी को बाई हैंड भी और मेल के द्वारा भी। तो ये अब जिसने सवाल पूछे हैं उसके लिए ये है। दूसरी चीज कि आप इसको मुद्दा से कैसे विहीन हो जा रहा है कि 4:26 पर आप किसी चैनल की दुहाई दे रहे हैं। यानी कि आप, अब मैं अगर बोल दूं सूचना के आधार पर मुझे यह जानकारी मिल रही है, सूचना के आधार पर कि वहां पे जो लोग आए हुए उनको खाना भी भारतीय जनता पार्टी के निशिकांत दुबे पहुंचा रहे हैं, तो ये कोई बात होगी? मुझे उसके लिए तथ्य पेश करना होगा ना शारिफ जी। जो मैं अभी बोल गया, जो मैंने बात कही उसके लिए मुझे तथ्य पेश करना होगा। अगर मैं ये बात कहता हूं कि वहां पे आप खाना पहुंचा रहे हैं अंदर में, उसके लिए मुझे तथ्य देना होगा। तो आप कैसे तथ्य दे रहे हैं? ये 4:26 में ट्वीट कर रहे हैं आज के दिन, ठीक है। इससे पहले आपने काफी बड़बोलेपन में बहुत कुछ कहा, आज आखिरी दिन है तो आज ये है, इनका भी ट्वीट होगा कई तरह के। चलो बुलावा आया है, इस तरीके की चीजें आप क्यों कर रहे हैं? आप बुला रहे हैं तो आप बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की ही बी टीम वहां पे बैठी हुई है। अगर अभी हम यहां से आरोप लगा दे सूचना के आधार पर कि कोई ऑफिसर बन करके भी आ जा रहा है इनका कार्यकर्ता, मैं नहीं ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये सूचना के आधार पर अगर मैं कह दूं तो वो गलत होगा ना। हम पढ़े लिखे लोग डिबेट कर रहे हैं ना, तो इस पर लगाम कब लगेगी? इस पर लगाम नहीं लगेगी क्योंकि आप केंद्रित कर रहे हैं इसी से पता चल रहा है कि किस तरीके से आप नियंत्रित कर रहे हैं संवैधानिक संस्थाओं को, एजेंसियों को। और जो भीड़ की बात कर रहे हैं, इन्होंने आरोप लगाया कि भीड़ कैसे आ गई, भीड़ को किसी ने नहीं रोका। मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा। जब इनकी सरकार थी 18 या 19 अक्टूबर का दिन था 2019 का, जिस मोराबादी मैदान हमें नहीं दिया गया था रैली करने के लिए, हमें आनन फानन में हमने हरमू मैदान का चयन हुआ, जिसको ये बताते थे कि छोटा सा मैदान है। उस छोटे से मैदान में भी ना इनको भारतीय जनता पार्टी को हवा नहीं लगी थी और पूरे झारखंड से कार्यकर्ता पैदल तक चल करके आ गए थे। इन्होंने गाड़ियां रोकने का काम किया था तो गाड़ी छोड़ करके पैदल चल गए थे, और जब बारिश हो गई थी, रैली खत्म हो गई थी, भाषण, तब तक वहां कार्यकर्ता पहुंच रहे थे। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता ऐसा है, कोई बुलाता नहीं है गाड़ियों में लेकर के, कोई सीओ बीडीओ की गाड़ियों में नहीं आते हैं। देखा है राज्य ने कि किस तरीके से अधिकारियों की गाड़ियों में धो करके लाने का काम होता था। यहां स्वतः चल करके लोग आते हैं तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। ये विषय नहीं है, ये विषय नहीं कि कार्यकर्ता क्यों आए या कहां नहीं, उन्होंने सवाल उठाया, इसलिए ये विषय मैंने लाया। तो चर्चा हम कर रहे हैं कि ईडी के कार्यालय में, जोनल ऑफिस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ हो रही है। 8 घंटा से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, सवाल जवाब चल रहे हैं, और इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस एक की थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी कार्यालय में जाने से पहले। उसको लेकर बीजेपी को सख्त आपत्ति है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहिए था, और जो सत्ताधारी दल है जेएमएम और कांग्रेस, वो ट्वीट का हवाला देकर बीजेपी को घेर रहे हैं कि आखिर ईडी में मुख्यमंत्री को घबराहट हो रही है, मुख्यमंत्री पानी मांग रहे हैं। ये सब बातें कहां से जानकारी आ रही है जिससे वो ट्वीट किया जा रहा है? हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हम सवाल पूछेंगे लगातार तमाम लोगों से। कांग्रेस के जो सहयोगी हैं जेएमएम के सत्ता में, जनता पानी पिलाएगी जरूर। वो अभी हमारे ईडी की पूछताछ पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। एक ओर सीएम हेमंत से पूछताछ चल रही थी तो दूसरी ओर सीएम आवास पर गठबंधन के कार्यकर्ता जुटे हुए थे, जिनका सरकार में शामिल मंत्री और विधायक लगातार उत्साह बढ़ा रहे थे। इस मौके पर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने गठबंधन के अटूट होने का दावा किया तो सुबोध कांत ने बीजेपी पर निशाना साधा। हमारा ये जो गठबंधन है अटूट है, टूटेगा नहीं, कितनी भी बुरी परिस्थिति आवे, लेकिन हम गठबंधन से हटेंगे नहीं और सरकार हमारी चलेगी आने वाले दिनों में। जो हम कहना चाहेंगे कि सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग ना हो, सही और गलत आने वाले दिन इसका सबके सामने पर्दाफाश होगा। शिबू सोरेन का बेटा हेमंत सोरेन किधर भक्ति से डरने वाला नहीं है, तुमने जब मौका दिया है तो कार्यकर्ताओं को तो मजा आएगा, मजा आएगा। तुम भी साबित कर लो कि तुम्हारे बाजू में कितना दम है। हम तुम्हें 2024 में भी, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, फिर से हेमंत की सरकार बना के दिखाएंगे। यही सबसे बड़ा हिस्सा।
सीएम आवास में सत्ताधारी गठबंधन के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा था, तो दूसरी ओर मोरहाबादी मैदान में जेएमएम के कार्यकर्ताओं का जुटा। आज भर से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता लाठी डंडे के साथ ढोल नगाड़े के साथ पहुंचे थे, जिनमें ईडी की ओर से सीएम से सवाल जवाब करने को लेकर गुस्सा था। पूरे झारखंड से आक्रोश है, आक्रोश जताने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं और हेमंत सोरेन के समर्थन में यहाँ आए हुए हैं। अभी हम लोग आभार भी जता रहे हैं कि इतना अच्छा काम करने के बावजूद हेमंत सोरेन को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। सीएम आवास और मोरहाबादी मैदान से लेकर ईडी ऑफिस के बाहर भी समर्थकों का जमावड़ा था। ईडी ऑफिस के बाहर जेएमएम का एक ऐसा कार्यकर्ता पहुंचा जिसने अपने शरीर पर हेमंत सोरेन की तस्वीर पेंट करा रखी थी, यानी एक ओर सीएम से पूछताछ हो रही थी तो दूसरी ओर सत्ताधारी दल इस पर आक्रोश जता रहा था। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश, विपिन और अंजनी की रिपोर्ट। तो सीएम से ईडी के सवाल हो रहे हैं और अब तकरीबन 9 घंटे की तरफ ये सवालों का दौर बढ़ रहा है, क्योंकि 9 घंटे अब कुछ ही मिनट के बाद पूरे होने वाले हैं और लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं। और इसी मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ फिलहाल 2 खास मेहमान हैं। स्टूडियो से हमारे साथ डॉक्टर तनुज खत्री हैं और हमारे साथ प्रतुल सहदेव जी भी। प्रतुल जी, जिस तरह से जो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जो इस ब्रेक में जाने से पहले सवाल था, वो सवाल फिर से मैं दोहराऊंगा कि एक जांच एजेंसी जांच कर रही है, कई लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है, तमाम तरह की छापेमारी हमने देखी झारखंड में हाल के दिनों में। कितना जायज ये लगता है कि उसके कार्रवाई को लेकर सवाल जवाब हो, कौन कहा जाएगा, कब कौन समाप्त हो जाएगा, ये सब बातें कितना शोभा देती, क्योंकि ये तमाम मैसेज अभी झारखंड पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। झारखंड के पल पल के अपडेट्स नेशनल लेवल पर लिए जा रहे हैं, तो एक गलत मैसेज जाता है। देखिए शरीफ जी, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री को जिस दिन पहली बार सम्मन मिला था तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था, अरे ईडी सम्मन क्यों भेजती है, आए दम है तो मुझे अरेस्ट करके ले जाए। तो ये किसने नया नैरेटिव रचने की कोशिश की? भाई ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है, इसे आप दूसरा राजनीतिक अगर मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं तो ये गैर उचित है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें आपत्ति नहीं है, मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए जो उन्होंने एविडेंस के बारे में पब्लिक परसेप्शन बनाने की कोशिश की, हमें लगता है ये स्वतंत्र जांच में कहीं ना कहीं दबाव डालने की कोशिश है, खलल डालने की कोशिश है। क्योंकि जिन प्रश्नों का उत्तर आप सार्वजनिक रूप से दे रहे थे वो ईडी ने तो आपको सम्मन करके बुलाकर देने के लिए कहा था। और आज आप किसकी वकालत करते दिखे? 3 ऐसे लोगों को जिन पर प्राइमा फैसी मामला ईडी ने सही पाया है और वो सलाखों के पीछे है। पंकज मिश्रा आपके विधायक प्रतिनिधि, देखिए यहां एक ये भी महत्वपूर्ण सवाल है कि पंकज मिश्रा को तो ईडी ने चार्जशीट कर दिया, लेकिन चार्जशीट करने के बाद भी वो आज भी मुख्यमंत्री के जो ऑफिशियल विधायक प्रतिनिधि है बरहेट के, वो आज भी है। खैर, नैतिकता की बात करना ही बेमानी है और हमारा बड़ा प्रश्न अभी भी वही है। मैं शरीफ जी तीसरी बार आपके चैनल में दोहराना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना स्पष्टीकरण क्वांटम ऑफ करप्शन को लेकर क्यों दिया? अभी तो उनकी भूमिका ही तय नहीं है कि उनको किस भूमिका में ईडी ने बनाया, लेकिन उन्होंने पहले ही खुद को आरोपी मान लिया। यानी जो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन जो हम हमेशा से मानकर चल रहे थे, जो पिछले 3 वर्षों से चल रहा था, वो सारी बातें सही है। तभी मुख्यमंत्री जी ने आज अक्यूज के एडवोकेट के रोल को प्ले किया। और हमारा आज भी मानना है कि नेशनल चैनल्स में या स्टेट चैनल्स में जो खबरें चलती हैं, आप उनसे प्रश्न करें कि उनके सोर्सेस क्या है। हमारे किसी भी नेता ने क्या किया, अगर ट्वीट किया तो वो खबरों के आधार पर किया, लेकिन आज ट्वीट को मुद्दा बनाकर बड़े मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। पहली बार देखिए, वो मुख्यमंत्री पूरे सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री नहीं है, वो हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, पूरे झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। और मैं चाहूंगा कि मेरा मुख्यमंत्री जो है वो कानून सम्मत कार्य करे। ये नहीं है कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को वो इन्वेस्टिगेशन रूम के बाहर एक जन दबाव बनाने की कोशिश करे। और देखिए, ऐसे भी कहते हैं ना, लॉ ऑफ द लैंड इज सुप्रीम। आप जन दबाव बनाकर, धन दबाव बनाकर और बहुमत का आंकड़ा दिखाकर अपने आप को लॉ ऑफ द लैंड से सुप्रीम नहीं बता सकते। करप्शन का कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। आपके पास संख्या बल अगर है, आपके पास जनसंख्या बल है या आपके पास कार्यकर्ताओं की फौज है, तो ये आपको कोई छूट नहीं देता कि आप देश के कानून को अपने हाथ में ले। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आज किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, एविडेंसेस से टैंपरिंग करके पब्लिक परसेप्शन बनाकर एजेंसीज को दबाव बनाने की कोशिश की, हम इसे दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं। और हमें मानना है कि मुख्यमंत्री जी को सहयोग करना चाहिए।
इस तरीके से पब्लिक परसेप्शन बनाने की नाकाम कोशिश नहीं करनी चाहिए। प्रतुल जी की बातों से मैं कन्विंस नहीं हो पा रहा हूं। डॉक्टर तनुज खत्री, एक सवाल है जो शुरुआती दौर में पूछा गया था कि प्रतुल जी बार बार कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री ने खुद को आरोपी सिद्ध कर दिया, लेकिन पिछले कई दिनों से बीजेपी तो दोषी करार दे रही है। नहीं, ये मैंने नहीं कहा। मैंने कहा उनकी भूमिका तय नहीं हुई है। आपने नहीं कहा। उन्होंने किस जी करके डिफेंड किया? ये सवाल अब बनता है कि मुख्यमंत्री चले गए, सलाखों के पीछे होंगे, भ्रष्टाचार किया है। लगातार हर इनके नेता, जितने बड़े से बड़े, छोटे से छोटे जितने नेता थे, सब ने दोषी ही मान करके बात, नैरेटिव सेट करने का काम किया। चाहे इनके पूर्व के बयानों को आप खंगालिएगा, ट्वीट को खंगालिएगा, वही इसीलिए तो हम ये बार बार प्रश्न उठाते हैं कि एक एजेंसी ने समन किया, समन में कुछ चीजें लिख करके भेजी गई होंगी, समन वही ना होता है, उसके अंडर साइन को 7/11/2022 को जो निर्गत सम्मन है, उसके संबंध में पॉइंट वाइज आसान भाषा में हमने समझाने का काम कर दिया लिखित रूप से। और ये लेटर भी किसको दिया गया है? ठीक है, सार्वजनिक रूप से बताया गया, बताना कर्तव्य है। अब आप इसको अगर 1 से लेकर के 10 तक पढ़िएगा तो सारी चीजें वहीं क्लियर हो जाएंगी कि जब टोटल मिला करके भी उस जगह पर उतना खनन होता ही नहीं है, तो जो आप 1000 करोड़ रुपए का आंकड़ा दिखा रहे हैं या 1000 करोड़ की बात कर रहे हैं या देखिए, मक्कारी वाली हंसी जो होती है ना, उससे सब चीज सामने आ जाती है। मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूं कि इनके सांसद लगातार वही हंसी हंसने का काम करते हैं ट्वीट करके। अरे आपको कैसे पता? जवाब दीजिए, हम तो सेट करेंगे ये काम, हम ये क्वेश्चन सेट करके जाएंगे आज आपके चैनल से, और झारखंड की जनता पूछेगी जवाब कि आपको कैसे पता होता है। पानी मांग रहे हैं, जनता पानी पिलाएगी आपको, इंतजार कीजिए, यही झारखंड की जनता दोबारा पानी आपको पिलाएगी। आप कैसे, इस पर जवाब दीजिए। इसको आप हल्के में निकाल दिए इन सवालों को, और हमने लिख करके सारी चीजें सार्वजनिक की हैं। आप एक एक पॉइंट वाइज डिस्कशन कीजिए, सारी चीजें सामने आएंगी। और आप इतनी गंभीर बात, इस पर तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी को और प्रतुल जी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, और अपने सांसद के बारे में लगाम लगाना चाहिए, बोलना चाहिए सार्वजनिक रूप से आकर के, और इनको कार्रवाई करनी चाहिए अगर हिम्मत है तो। चलिए, आप डॉक्टर तनुज, ये तस्वीरें लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें ईडी कार्यालय से आ रही है, हलचलें बढ़ गई है, या अज्यूम किया जा रहा है कि पूछताछ समाप्त हो गई है। मुख्यमंत्री किसी भी वक्त ईडी कार्यालय से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि ईडी कार्यालय में जाने के बाद से वहां सन्नाटा पसरा हुआ था, लगभग 9 घंटे तक सन्नाटा पसरा रहा, और अब एक बार हलचल बढ़ी है तो ऐसा लग रहा है कि पूछताछ समाप्त हो गई। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे जब तक मुख्यमंत्री ईडी कार्यालय से बाहर नहीं आ जाते हैं, उनकी तस्वीरों को हम नहीं देख लेते, हम इस बात को नहीं कहेंगे कि मुख्यमंत्री से पूछताछ समाप्त हो गई। लेकिन हलचल बढ़ी है जो पिछले 9 घंटों से कहीं ना कहीं सन्नाटे में तब्दील हो चुकी थी, तो लग रहा है कि पूछताछ समाप्त हो गया है। तो आपको बताएं, इस वक्त जो अभी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं कि मुख्यमंत्री से ईडी की पूछताछ को लगभग 9 घंटे पूरे हो चुके हैं, और इसी मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान हैं, उनसे हम इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। इस बीच ईडी कार्यालय में हलचल शुरू हो गई है, इस वजह से हम ईडी कार्यालय की तरफ अपना रुख हमने किया है। तो चलिए, हलचल हुई थी, ऐसा लगा कि पूछताछ समाप्त हो गई है, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा। तस्वीरें ईडी कार्यालय से जैसे आएंगी, सबसे पहले न्यूजीलैंड भारत पर आप उन तस्वीरों को देखेंगे। डॉक्टर तनुज, आप अपनी बात मुकम्मल करें, फिर हम प्रतुल जी के पास चलते हैं। हम लगातार ये प्रश्न उठाएंगे, और पूरे झारखंड की जनता ये प्रश्न उठाएगी कि आप कैसे लिख रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करे वैसे सांसदों पर। अगर आप सच में बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, ये जवाब दीजिए। आप किसी चैनल का उल्लेख करके हल्के से निकल गए इतनी गंभीर बात पर। ये अगर सही मायने में तो जांच में ये खलल है, ये प्रश्न चिन्ह है जांच के अंदर में, कि आपको अंदर की चीजें पता है तो कैसे नहीं आप फिर और उसको मॉनिटर कर रहे होंगे या उसको डायरेक्ट करने का काम कर रहे होंगे। ये प्रश्न आज बनेगा, और मैं कहता हूं कि हम लोग यहां से निकलेंगे, उसके बाद झारखंड की जनता जहां ये ट्वीट करती है ना, वहीं पे इनसे प्रश्न पूछेगी कैसे आपको पता, बताइए, और पूछ भी रही होगी। सवाल तो सुन लिया आपने, फाइनल कंक्लूजन जवाब के साथ।
नहीं आ रहा आवाज उनका। शब्द का डॉक्टर तनुज खत्री प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग की हम कड़ी निंदा करते हैं। और एज एन एंकर मैं आपसे भी आग्रह करता हूं, अगर हम भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करें तो आप हमें रोकने का जरूर प्रयास करें। ये हमारा आपसे आग्रह है, फाइनल कॉल आपका है। देखिए, अब सबसे बड़ी बात है कि आज एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में मुख्यमंत्री जी को सम्मन इशू किया गया, लेकिन जिस तरीके से तमाम चीजें दिखाई जा रही है, राजनीतिक प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मुद्दे पर ये ईडी के जो क्वांटम ऑफ स्कैम है उस पर क्वेश्चन कर रहे हैं। उन्होंने ये एक बार भी नहीं कहा कि उनके शासनकाल में बड़े पैमाने पर खनन घोटाला नहीं हुआ। उन्होंने रॉयल्टी का एग्जाम्पल साइट किया। उन्होंने बताया कि साहिबगंज में सिर्फ 800 ट्रकें हैं रजिस्टर्ड, जबकि इसके लिए 4000 ट्रकें चाहिए। उस समय माननीय मुख्यमंत्री बताना भूल गए कि कई हजार ट्रकें जो साहिबगंज में है वो बिना रजिस्ट्रेशन के चलती है। और ट्रकों की तो बात छोड़िए साहब, एक पानी का बड़ा सा एयरक्राफ्ट कैरियर साइज का जहाज वो भी बिना निबंधन का चल रहा था गंगा वाटर्स में। तो लीगल और इलीगल के बीच के दायरे को माननीय मुख्यमंत्री जी समझाते समझाते खुद फंस गए, इसमें दिख रहा है। और हमारा मानना है ये प्योरली करप्शन का केस है। इसमें जिस तरीके से राजनीतिक एजेंडा सेट करने की कोशिश की जा रही है, ये साफ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से जेल के सलाखों के पीछे बंद आरोपियों के पक्ष में आ जाने का काम किया है, वो साफ दिखा रहा है कि इनके तार सीधे सत्ता के शीर्ष से जुड़े थे घोटाले के। तभी माननीय मुख्यमंत्री जी जांच में क्या कुछ तथ्य निकला है, क्या कुछ आरोप है, उन आरोपों का क्या कुछ जवाब मुख्यमंत्री ने दिया, इन तमाम चीजों का हमें इंतजार करना चाहिए। बहुत शुक्रिया प्रतुल जी आपका, डॉक्टर तनुज खत्री आपका भी, आप दोनों ही। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।